को मैं रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ और लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे ये वाले यूट्यूब पे। चलिए देखिए, तो आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कंडक्टर्स हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सल्फर है, सिल्वर है, कॉपर है, ऐसे बहुत सारे आपके सामने अगर आप देखो तो आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं या मटेरियल्स आपके सामने कह लीजिए, मैटर कह लीजिए, मेटल्स कह लीजिए, नॉन मेटल्स कह लीजिए, मेटलॉइड्स कह लीजिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि एक्चुअली में इनमें से कंडक्टर कौन है या फिर इंसुलेटर जो है वो कौन है। तो ये चीज जानना आसान है। देखिए, अगर आपने कभी मेटल्स के बारे में पढ़ा है अच्छे से, तो आप जानते हो कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा। ठीक है, यानी कि गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कभी मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहें तो बड़े आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो मेटल्स होते हैं बेटा, उनका जो लास्ट शेल होता है या फिर आप कह लीजिए जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ओएमएस कह लीजिए, आउटर मोस्ट शेल, उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। या तो एक होगा, या तो दो होंगे, या तो तीन होंगे, या तो चार होंगे, इस तरह से यूजुअली रहते हैं। ठीक है, अगर चार से कम है, ठीक है, अगर चार से कम है तो यूजुअली हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मेटल कहते हैं। अगर चार से ज्यादा है तो हम उसको नॉन मेटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 17 होता है। तो अगर आप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 2,8,7। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट है, ये वाला ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज्यादा होगा ना बेटा। अगर 4 से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन एक्चुअली में कैसी टेंडेंसी को शो करता है? तो क्लोरीन जो है बेटा वो एक नॉन मेटल को शो करता है। और मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारी क्या है? नॉन मेटल। हाँ, कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जिनको हम 18th ग्रुप में रखते हैं और उनको एक स्पेशल नाम देते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल हमेशा कंप्लीट होता है और उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जनरली नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती हैं। फिर भी एक आध दो एक्सेप्शनल ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के साथ जो बना लेती हैं। खैर, हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मेटल्स हमें ढूंढनी है, मेटल्स के अंदर ही क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का एक क्वालिटी होगी। तो अब आप देखिए, क्या सल्फर बेटा, सल्फर मेरे ख्याल, आप बताइए, सल्फर मेटल बोलेंगे कि नॉन मेटल बोलेंगे? सल्फर एक गैस है बेटा, बताओ बताओ बच्चों, सल्फर क्या होगा? मेटल की नॉन मेटल? अगर सल्फर एक गैस है, आपने सुना होगा ना, सल्फर इज अ गैस। हाँ, तो अगर गैस है बेटा तो सल्फर किस में आ जाएगी? नॉन मेटल में। और आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो तो चलो कंडक्टर हो गए, है ना, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेकिन बेटा जो नॉन मेटल हो गए वो कैसे हो जाएंगे? वो इंसुलेटर हो जाएंगे ना, क्योंकि वो क्या है? वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी कि उनमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम देखो क्या बोल रहे हैं कि सल्फर बेटा, सल्फर एक क्या है? इंसुलेटर है। अब सल्फर के बाद देखो सिल्वर बेटा, सिल्वर एक मेटल होती है। तो अगर मेटल है तो किस में आएगी बेटा? कंडक्टर में आएगी। कॉपर भी क्या है बेटा? एक मेटल है, तो मेटल है तो कंडक्टर में आएगी। कॉटन बेटा, कॉटन जानते हो ना, रुई, रुई कपास जिसको बोलते हैं कॉटन, तो कॉटन क्या हो गया? कॉटन तो फाइबर होता है ना। अगर फाइबर है तो वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल में आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। तो देखो कॉटन आपका इधर आ गया। हालांकि नॉन मेटल हम सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं है, सिर्फ वही नॉन मेटल है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट जो फाइबर्स हैं, ग्लास है, ठीक है, नाइक्रोम है, ग्रेफाइट है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। नाइक्रोम कह रहा हूँ, सॉरी, बेकेलाइट वगैरह। देखिए, अगला आपसे कह रहा है एल्यूमिनियम। तो बेटा एल्यूमिनियम भी आपने सुना है, एल्यूमिनियम की वायर्स आती हैं। एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका? कंडक्टर हो गया। एयर, यार एयर, एयर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करा लोगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो एयर और सर इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, एयर इंसुलेटर है। बेटा नाइक्रोम, नाइक्रोम के वायर होते हैं, आपने अगर देखा हो तो जो आपका हीटर होता है घर में बेटा, हीटर जिसमें बहुत सारी इस तरह की कॉइल्स होती हैं, तो जो हीटर के अंदर जो कॉइल होता है ना, जो रेड रेड कलर का जलता है, अगर आपने सर्दियों में कभी देखा हो तो बेटा वो नाइक्रोम की वायर होती है। ठीक है, याद रखिए। और नाइक्रोम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, तो वायर है ना, तो ऑफकोर्स क्या होगा? कंडक्टर होगा। बेटा उसके बाद देखो क्या कह रहा है आपसे, ग्रेफाइट। बेटा ग्रेफाइट जो है क्या है? ग्रेफाइट बेटा
कार्बन की ही एक फॉर्म होती है। जैसे कार्बन की एक फॉर्म क्या है, एक तो खुद कार्बन हो गया, एक बेटा कार्बन की फॉर्म ग्रेफाइट होती है, एक कार्बन की फॉर्म जो है वो डायमंड होती है। तो ऐसे ही ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की फॉर्म है, और बेटा कार्बन एक्चुअली में क्या होता है, मेटल होता है। तो अगर कार्बन मेटल है तो कार्बन की फॉर्म भी क्या होगी, एक तरह से मेटल्स में ही तो मानी जाएगी। लेकिन ग्रेफाइट फिर भी मेटल में नहीं आता। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक, कह लीजिए एक फॉर्म होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। जैसे डायमंड, अब डायमंड को मैं मेटल में नहीं रख सकता, लेकिन डायमंड क्या है, डायमंड एक फॉर्म है कार्बन की। लेकिन डायमंड से भी आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हो क्या, ऑफ कोर्स। ऐसे ही ग्रेफाइट से भी करा सकते हो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखो, बिकॉज वो कार्बन का कंटेंट रखते हैं, और कार्बन एक मेटल है, और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आप ऐसे समझो कि कई सारे छोटे 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 कार्बन मिलके ग्रेफाइट को बना देते होंगे। कई सारे छोटे छोटे और ज्यादा जो कार्बन है वो बहुत समय तक पड़े रहे, ठीक है। माइंस के अंदर जो कोयले की खानें होती हैं, उसमें वही जो कार्बन है वो पड़े पड़े लाखों साल पड़ा रहा, उसके बाद वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो सब चीजें रहती है। अच्छा, पेपर, क्या पेपर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हो, ऑफ कोर्स नहीं। तो बेटा पेपर क्या होगा, इंसुलेटर। ऐसे बेटा पोर्सलीन होती है, पोर्सलीन के कुछ बर्तन वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो पोर्सलीन एक आप कह लीजिए इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, छोटा सा। तो पोर्सलीन से भी आप नहीं पास करा सकते। बेटा मरकरी, मरकरी जो है ये आपकी मेटल है, और मरकरी मेटल है तो मरकरी से पास करा लोगे आप, ठीक है। माइका, माइका भी बेटा नहीं करा सकते। आपने देखा होगा कि जो जैसे हमारे बेड वगैरह होते हैं बेटा, बेड होती है, चेयर वगैरह हो गई, टेबल वगैरह हो गए, तो उसके ऊपर एक माइका की हम लेयर लगा देते हैं और ज्यादा उसको डेकोरेट करने के लिए। कभी ऑब्जर्व करा आपने माइका को, एक जिसको जिसको हम पतली सी शीट बोलते हैं जो लकड़ी के ऊपर लगती है, तो दैट इज माइका। समझ रहे ना माइका क्या होता है? यस यस सर। ओके बेटा, ऐसे ही देखो हम बैकेलाइट की बात करते हैं, तो जो बैकेलाइट है बेटा वो भी क्या हो गया, वो भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है, छोड़ दीजिए उसको, वो भी इंसुलेटर में आ गया। बेटा पॉलीथीन जो हम घर में यूज करते हैं, जिसको बैन करने की बात चलती है बार बार, तो पॉलीथीन से भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखो मैंगनीन। बेटा मैंगनीन जो आप देख रहे हो ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की ऐसी, हालांकि इसको हम मेटल पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ फिर भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इससे निकल जाते हैं, मतलब इससे करंट पास हो जाती है। अब देखो इन सभी में जो आपको सबसे ज्यादा समझने वाले हैं वो कौन से हैं, मैं उनको एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो आप कंफ्यूज हो सकते हो बेटा, ठीक है। तो उनमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं उसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर आप देखो यहाँ पर, तो आप सिल्वर से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, नाइक्रोम, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, नाइक्रोम अगर किसी को नहीं पता, वैसे नाइक्रोम आप लोग जानते होंगे, आप ग्रेफाइट याद रखेंगे, ठीक है बेटा। आप मैग्नेनिन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में ये जो आपको चार दिख रहे हैं, पोर्सेलिन, माइका, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये चार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, और आप गलत ना करें, ठीक है। चलिए आगे, ये वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लिया था, ठीक है। और 15 के बाद आई गेस हमने 16 भी देख लिया था, ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया था ना, बताइए। आई गेस देख लिया था मेरे ख्याल से, तो यहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 17 से हमें करना है। एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में फिर से करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम चलें, और इस पूरी एक्सरसाइज में 35 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जितने ज्यादा खींच पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करेंगे कि 30 तक तो जरूर कर लें आज की डेट में, ठीक है। तो हमारे पास इस समय 45 मिनट्स हैं, ध्यान से चीजों को समझते हुए करेंगे, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मेजर ऑफ। बताइए, एक सर्किट है, उसमें एक वायर की बात हो रही है, तो वायर में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो आपसे कहता है कि अगर चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले आए तो जो वर्क डन करा जा रहा है उस पूरे को क्या बोलेंगे, बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कर लेंगे, वही लिखा हुआ है कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। बेटा यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक कूलम का चार्ज जो कि पॉइंट ए पर है और उसको ट्रांसफर कराना है पॉइंट बी पे, तो जो वर्क डन करना है इलेक्ट्रिक सर्किट के मेजर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो क्या है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, पोटेंशियल डिफरेंस को पता करने के लिए, हां बेटा वोल्टमीटर सर। वोल्टमीटर।
जी बिल्कुल, वोल्ट मीटर आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिकॉज वोल्ट मीटर क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा उसको मेजर करता है। और आपको याद हो तो अगर हमें मान लीजिए कोई कंडक्टर है या रेसिस्टेंस हमने लगा दिया है, अच्छा रेसिस्टेंस में भी एक बात आपको बताता हूँ बेहतर, मान लीजिए कि अगर मैंने एक वायर में ऐसे रेसिस्टेंस लगा दिया है और एक मैंने वायर में जो कंडक्टर है या रेसिस्टेंस है वो मैंने ऐसे लगा दिया है, यहाँ पे एक एरो भी बना दिया, इन दोनों में क्या फर्क है पता आपको? एक ये है और एक ये है, इन दोनों में क्या फर्क है प्लीज बताइए। इसको तो आप नॉर्मल रेसिस्टेंस बोल देंगे, मैं समझ में आता है बिकॉज मैंने आपको ये चीज अच्छे से समझाई है, लेकिन अगर कभी रेसिस्टेंस के ऊपर ये बेटा एरो बनकर आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? नहीं पता? आस्था बेटा बताओ, ध्रुव, आस्था बेटा बताओ, सारे बच्चे बताओ क्या आंसर होगा। चलो कोई नहीं, देखो बताता हूँ। अगर कभी बेटा एरो नहीं बना तो यहाँ पर आप कोई भी फिक्स वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 10 ओम का रेसिस्टर ले लिया है, ठीक है, तो अगर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है तो बेटा ये वैल्यू फिक्स हो गई। अगर वैल्यू फिक्स है तो मैं उसके ऊपर एरो नहीं बना सकता, लेकिन अगर मेरे रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं है या फिर कह लीजिए मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस है, वेरिएबल का मतलब मेरे रेसिस्टेंस की वैल्यू बेटा वेरी कर सकती है, तो अगर कभी वेरिएबल रेसिस्टेंस मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं रेसिस्टेंस के सिंबल को बना के उसके ऊपर ऐसे एरो बना दूंगा। अभी क्लियर है? तो ये एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस को शो करता है, ये बेटा वेरिएबल रेसिस्टेंस को शो करता है। अभी क्लियर? यस सर। यस सर। और बेटा वोल्ट मीटर की भी एक बात ध्यान से सुनो, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बताओ बेटा ज्यादा होता है कि कम होता है? जब हम रेसिस्टेंस की बात कर ही रहे हैं तो मुझे बताइए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है कि कम होता है? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के। और मजे की बात तो ये है कि आपने सुना भी होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि अब 10th और 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे, लास्ट 3 ईयर के जो पेपर्स के बच्चों के मार्क्स हैं उन्हीं का एवरेज करके दे दिया जाएगा और वही उनका आंसर हो जाएगा, मतलब वही उनके मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं। हाँ बेटा, तो ज्यादा कि कम प्लीज बताओ, थोड़ा सा सोचो ना, थोड़ा सा सोचो जरा कि रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर कहाँ लगता था, पैरेलल में कि सीरीज में? बेटा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता था। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम पैरेलल में कभी रेसिस्टेंस को जोड़ते थे, याद है आपको मैंने फॉर्मूले कराए हैं 1/R इक्विवेलेंट वाले और R इक्विवेलेंट वाले सीरीज के और पैरेलल के, तो सीरीज में तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मैंने वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा है तो मैंने क्यों जोड़ा होगा, बिकॉज मैं वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस को कम करना चाहता हूं, इसलिए तो मैंने उसको पैरेलल में जोड़ा होगा। और मैं चाहूंगा कि रेसिस्टेंस कम हो जाए सर्किट का और करंट आसानी से फ्लो हो जाए। तो याद रखिएगा बेटा, ये पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर को इसीलिए लगाया बिकॉज इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। अब आप देखो, मैं चलो आपको यही चीज एक यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ फिलहाल। अच्छा मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये चीज बहुत अच्छी है और ये पूछी जाती है कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बेटा ज्यादा होता है कि कम होता है। तो अभी हमने बात करा कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इट्स वेरी हाई। अब कैसे होता है उसको समझो। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक नॉर्मल सर्किट था कुछ इस तरह से। ठीक है, जो नए बच्चे हैं बेटा वो भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट अभी ज्यादा क्लास नहीं हुई, 3-4 क्वेश्चन ही हमने करे हैं जो नए अभी आ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई R ओम्स का रेसिस्टेंस बेटा लगा हुआ है, प्लस माइनस है, यहाँ से निकल रहा है चार्ज। ठीक है, चार्ज कह लीजिए, करंट कह लीजिए। अच्छा, करंट हमेशा कैसे निकलती है, करंट हमेशा बेटा प्लस से माइनस की तरफ निकलती है, याद रखिएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, माइनस से प्लस की तरफ। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, उल्टा होता है। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट होती है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो ये बात सुन लीजिए। ठीक है बेटा, ये मत करिए प्लीज जिसने भी करा है। हाँ, तो हमने क्या बात बोली, तो ये जो निकल रहा है ये जो है वो करंट है, आई है, और आई निकल रहा है बेटा प्लस से, तो प्लस से निकल रहा है और माइनस की तरफ जा रहा है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाती है। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा माइनस टू पॉजिटिव जाता है। ठीक है, या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। ये क्यों होता है, ये सब पोलैरिटी की वजह से होता है। कभी इस पे डिटेल में बात करेंगे, अभी आज फिलहाल क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टॉपिक खत्म होने से पहले ही कि ये पोलैरिटी क्या होती है और ये क्यों ये रिवर्स होते हैं। ठीक है,
कर लेंगे उसको भी, बट फिलहाल अभी इसको समझते हैं। अब आप देखो बेटा, मान लो कि मुझे क्या करना था, मैंने वोल्ट मीटर को बेटा यहाँ लगा दिया, मान लीजिए मैंने वोल्ट मीटर को यहाँ लगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस ज्यादा था कि कम था? बताओ बेटा। ज्यादा। बहुत ज्यादा था, है ना, इट्स वेरी हाई बोला जाता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। अब अगर आप वोल्ट मीटर को मान लीजिए सीरीज में लगा देते हो यहाँ पर सर्किट में, तो जो बेटा करंट सोर्स से निकली है, जो भी यहाँ पे करंट निकली है सोर्स से, तो वो जो करंट निकल रही होगी उसको यहाँ वाला रेजिस्टेंस तो बाद में मिलेगा, लेकिन उसको सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वोल्ट मीटर वाला, क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और वो बहुत हाई होता है, तो बेटा वो इस करंट को यहीं पे मार देगा, और ये करंट जो है इस वोल्ट मीटर से निकल के बहुत कम बचेगी, और जब वो बहुत कम जो करंट है वो यहाँ इस वाले पे पहुंचेगी, तो आप बताइए क्या आपके अप्लायंसेस अच्छे से जल पाएंगे, या आपको करंट की जो रीडिंग है वो बेहतर मिल पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वोल्ट मीटर को कहाँ लगा दिया? सीरीज में लगा दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप यही वोल्ट मीटर यहाँ से हटा के बेटा इसके अक्रॉस लगा दे यहाँ पर, तो अब आप देखो क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर ये चीज हुई कि ये भी एक रेसिस्टेंस था, ये भी एक रेसिस्टेंस है, तो जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में मिलते हैं तो वो और ज्यादा अपने आप को कम कर लेते हैं। क्यों कम कर लेते हैं? क्योंकि बेटा 5 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन 1/5 की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा कम है, इट्स ओनली 0.2 रुपीज। और पैरेलल में बेटा 1/r वाले फॉर्मूले चलते थे, याद है आपको? तो जब 1/r वाले फॉर्मूले चलते हैं तो ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओगे ना, ताकि रेसिस्टेंस, ये दोनों रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएं, और बहुत कम हो जाएंगे तो बेटा करंट आसानी से सर्किट में फ्लो कर जाए। अभी आपको क्लियर है कि हमने वोल्ट मीटर क्यों लगाया पैरेलल में, या वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई क्यों होता है? Yes. वोल्ट मीटर को जानबूझ के हम हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं। अच्छा, एमीटर का रेसिस्टेंस हाई होगा कि कम होगा? एमीटर बताओ बेटा। ऑफ कोर्स कम होगा ना, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो एमीटर को कहाँ लगाते थे? सीरीज में लगाते थे। समझ में आ रहा है ये चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए। Which of the following units could be used to measure the electric charge? अब इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए क्या यूनिट होती है बेटा? चार्ज किसमें होते हैं? चार्ज के नाम, चार्ज एक साइंटिस्ट के नाम पे था, Coulomb. कूलम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? कूलम्ब है, ठीक है, सी सिंबल होता है इसका। चलिए, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। कूलम्ब इज अ यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मैं आज आपको एक पीडीएफ भेजूंगा इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि 401 पन्नों की पीडीएफ होगी, ठीक है। आपके पास जो पीडीएफ थी वो लगभग 300 समथिंग पेजेस की थी, उसमें मैंने और क्वेश्चंस ऐड करके फाइनली आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है कल, और 401 पेजेस होंगे इसमें। ये वाली जो पीपीटी जब आएगी आपके ग्रुप्स में तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, दिस इज द लेटेस्ट वन, ठीक है, ये लेटेस्ट होगी आपकी। चलिए, द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या यूनिट होती है? Volt. वोल्ट होती है बेटा। ये एक मार्क्स से क्वेश्चन है, एमसीक्यूज जो है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आपको पता है इट्स क्या, इट्स वोल्ट, ठीक है। आगे चलो, 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑब्टेन्ड इन, आपसे कह रहा है कि जो 1 कूलम्ब का चार्ज है वो कितने के बराबर होता है? 1 कूलम्ब का जो चार्ज है किसके बराबर? याद करो, आपको इनिशियली समझाया मैंने, बहुत पहले पहली क्लास में कराया था ये क्वेश्चन। 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही, ठीक है। तो 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये होता है। ओके, तो ये क्या है? यानी कि अगर कभी 1 कूलम्ब चार्ज, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी किसी बैटरी से मान लीजिए कि जो चार्ज निकल रहा है वो 1 कूलम्ब का चार्ज निकल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सर्किट के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक करंट के ऊपर, तो ये जो 1 कूलम्ब का चार्ज अगर सर्किट में फ्लो कर रहा है तो मैं पता क्या बोलूंगा? अगर कोई मेरे से ये पूछे कि यार मेरे सर्किट में वो मुझे बता रहा है कि 1 कूलम्ब का चार्ज है, और वो मेरे से ये पूछ रहा है कि मेरे सर्किट में 1 कूलम्ब का चार्ज होने के बाद मुझे ये बताओ कि एक्चुअली में मेरे सोर्स में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 कूलम्ब चार्ज की वजह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आपसे पूछ रहा है एक्चुअली में, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे 1 कूलम्ब चार्ज में? 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ करोड़ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, समझ में आ रहा है? वो भी 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर। क्लियर है? Yes, sir. ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर नए बच्चे हैं तो बेटा आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के जो टॉपिक्स यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, मतलब जो लेक्चर्स अपलोडेड है, वहां जाके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा,
चलिए, अब यहाँ पर हाई ऑर्डर थिंकिंग कुछ स्किल्स के क्वेश्चन है आपके। अब ये लॉन्ग आंसर्स में ऑफ कोर्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, ये ध्यान से करेंगे। लिखा हुआ है कि 3 2-volt cells are connected in series and used as battery in a circuit, ठीक है। तो आपसे कहता है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अगर 2 वोल्ट के 3 सेल सीरीज में यूज करे जाएं तो आपसे कहता है बताइए कि कितनी बैटरी जो है वो होगी, मतलब बैटरी एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना होगा, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए का। बेटा बैटरी क्या होती है? बैटरी इज व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय अ बैटरी? Combination of cells. बैटरी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बेटा अगर सेल है और हमारे पास 2 वोल्ट के कितने सेल हैं? 3। तो अगर आप इन तीनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो तभी तो बैटरी बनेगी। तो बेटा 2 + 2 + 2, यानी कि जो बैटरी की बात हो रही है और उसके टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बेटा वो कितने वोल्ट होगा? 6 वोल्ट। 6 volts. खत्म बात, कर लेंगे। Yes, sir. देखो बेटा, so when 3 cells with 2 volts respectively are connected in series for the construction of a battery, then the total potential difference between the terminals of the battery will be 6 volts. क्यों? क्योंकि battery is what? Battery is nothing but it's a combination of various cells, ठीक है। तो इसी तरह से तो बैटरी बनती है। यहाँ पे नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है, फिर ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, फिर ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ ऐसे कनेक्टेड रहता है पूरा, वो बैटरी बन जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन था, उसको देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल एंड ऑल द 3 सेल्स। देखो बेटा, हाउ मेनी जूल्स, बेटा जूल में क्या निकालते थे? याद करो पिछली वाली क्लास, पता नहीं कितने क्वेश्चन कर लिए हमने उस दिन जूल वाले पे, नए बच्चे भी थे हमारे साथ। बताइए जूल में क्या निकालते हो बच्चे? एनर्जी Energy, sir. या फिर वर्क डन? Work done. ये तो निकालते हो। इन्हीं दोनों के तो यूनिट वो होती है, जूल होती है, बिकॉज वर्क डन एक्चुअली में क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हमसे एनर्जी पूछ रहा है। और उसने हमें ये भी बोल दिया कि बेटा जो कूलम चार्जेस है वो कितने हैं? वो 1 कूलम का है, यानी कि उसने हमको क्यू की वैल्यू भी दे दी कि जो क्यू है वो कितना है बेटा? वो 1 कूलम है। ये बात आपको समझ में आई कि जो क्यू है वो कितना है? 1 कूलम है। अब आपसे कहता है कि और पासिंग थ्रू 1 सेल, लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला है कि मुझे वर्क डन तो बताइए, वर्क डन बताइए जब 1 कूलम का जो चार्ज है वो किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेकर तो हमें जाना है, समझ में आया, लेकिन कब कब? जब इसमें सिर्फ एक सेल लगा हो, देखो थ्रू 1 सेल, यहाँ पे लिखा है ना 1 सेल, एंड ऑल द 3 सेल, और जब तीनों के तीनों सेल लगे हों तो सारे के सारे बताओ। जब एक सेल लगा है और जब 3 सेल तीनों लगे हैं तो बताइए दोनों ही कंडीशन में बेटा वर्क डन कितना कितना होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? पहले ये बताइए, बिकॉज अगर वही नहीं समझेंगे तो फिर काम कैसे होगा आगे। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? Yes, sir. सभी बच्चों को जी? ओके बेटा मुझे एक बात बताओ, कल हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? याद है आपको? Q इंटू V, याद है आपको? एनर्जी इक्वल्स टू QV, या फिर कह लीजिए कि जो वर्क डन है वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V, ये आपको चीज याद है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपके पास एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि कितने वोल्ट का है बेटा? 2 वोल्ट का है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो कूलम चार्ज है वो 1 कूलम का चार्ज है, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है जब आपके पास 3 सेल लगे हुए हैं तो इस बार जो सोर्स हो जाएगा टोटल वो 6 वोल्ट हो जाएगा, बिकॉज तीनों सीरीज में लगे होंगे, है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि बैटरी की बात करते हो आप। 3 सेल मिला के लगने का मतलब क्या हुआ? बैटरी हुई। सेल कभी भी पैरेलल में नहीं लगेंगे, याद रखिएगा, हमेशा लगेंगे तो बैटरी यानी कि सीरीज की फॉर्म में ही लगेंगे और वो बैटरी बनाएंगे। कभी ये मत सोचना जैसे रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल दोनों में लग जाते हैं तो ऐसे बैटरी यानी कि सेल भी आप सीरीज और पैरेलल दोनों में लगा दो, नहीं, सेल हमेशा सीरीज में लगते हैं और उसी को हम बैटरी बोलते हैं। अच्छा, तो अगला जो केस था वो ये था कि जब हमारे पास 3 सेल हैं और इस बार जो हमारे पास चार्ज है बेटा वो फिर से 1 कूलम ही है, और दोनों ही कंडीशन में हमसे कहता है कि वर्क डन बताइए। दोनों ही कंडीशन में वर्क डन पूछ रहा है क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल और बेहतर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब वर्क डन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला, तो आप इस फॉर्मूले को लगा दो, ठीक है।
तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q इंटू वी। देखो पहले क्वेश्चन में Q कितना है, 1 है, 1 कूलम, और बेटा V कितना है बताओ, 2 वोल्ट। तो 1 इंटू 2 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा वर्क डन का, 2 जूल। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन के लिए आपका जो वर्क डन है वो 2 जूल हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन के लिए तो फिर से वही फॉर्मूला, बेटा वर्क डन इक्वल्स टू क्यू वी, ठीक है। और इस बार जो Q है वो फिर से 1 कूलम भी है, लेकिन इस बार जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के क्रॉस है और वो 6 वोल्ट की है। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 6 जूल। 60. क्लियर हो गया पूरा Yes, sir. सभी बच्चों को? ठीक है बेटा। बेटा जो समझाते हैं समझ में आता है ना आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो देख लीजिए ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन बेटा जरूर देख लिया करो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपको अपने सामने ही लगवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही आपको प्रॉब्लम करेंगे अगर करेंगे तो। चलिए, तो पहले वाले केस में देखो 2 वोल्ट बैटरी थी और 1 कूलम का चार्ज था, वर्क डन पूछ रहा था, तो बेटा 2 जूल हो गया। ठीक, ये खत्म हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन में सोर्स जो है वो 6 वोल्ट का हो गया, कूलम अभी भी 1 ही है, और इस बार सॉल्व करा तो 6 जूल की एनर्जी आ गई, वही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, उस पे आते हैं। लिखा हुआ है कि द एटम्स ऑफ अ कॉपर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कॉपर के वायर की मैं बात करूं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसा वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। बट द एटम्स ऑफ रबर आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, और जो रबर है रबर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये कह रहा है, और दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। देन व्हाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने सुना होगा कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हो गया कि भाई एनर्जी मूव हो सकती है, सॉरी चार्ज जो है वो मूव हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना एक खुद एक चार्ज होता है, याद है आपको, खुद अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है कि नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रॉन्स दोनों में है, रबर में भी है और कॉपर में भी है, लेकिन कॉपर में तो करंट फ्लो कर जाता है, रबर में क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप ध्यान से देखिए, करंट के फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, नो डाउट, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका एक स्पेशल नाम होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपकी करंट कभी किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कराते, उसको कौन फ्लो कराता है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं। इसको कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जिस तरह से क्लोरीन अभी मैंने आपको बताया था, या चलो मेटल ले लेते हैं कोई, मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ले लिया बेटा, ठीक है। मैग्नीशियम मैंने जब इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर, जब मैंने इसको ब्रेक करा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, तो बेटा 2,8,2 आया। तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आप देख रहे हो ये ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये अगर कंप्लीट नहीं है तो बेटा ये दो जो है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर कभी भी मैग्नीशियम कंडक्टर में से करंट पास होगी तो वो इन 2 या फिर इन 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, बल्कि ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से पास होगी। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है 2 8 और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन ये दोनों पिक्चर में नहीं है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वही मूव करेगा शेल के अंदर, और वही क्या करेगा, वही बेटा करंट को कैरी करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब रबर जो है बेटा वो एक नॉर्मल मटेरियल है जो मेटल में तो नहीं आता, यूजुअली आप उसको अगर देखो तो एक नॉन मेटल के सेंस में आप ले सकते हैं, ठीक है। हर वो चीज जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है आप उसको नॉन मेटल कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रबर के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं रबर के अंदर, क्योंकि कार्बन का कंटेंट तो हर जगह है। अगर हम अपनी बॉडी में भी देखें तो हमारे अंदर भी कार्बन थोड़ा बहुत मिलेगा हमें, और भी बहुत सारे मेटल्स हमारे अंदर मिलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो दूसरे फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे अंदर पोटेशियम भी होता है बेटा, हमारे अंदर सोडियम भी होता है, हम बहुत सारे मिनरल्स को हम यूज करते हैं, तो वो मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो न्यूट्रिशंस की फॉर्म में होते हैं हमारे अंदर। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा किसी के अंदर अगर ब्लड कम है किसी के बॉडी के अंदर, तो कहा जाता है कि आयरन की गोलियां खाओ, ये नहीं कहा जाता कि कच्चा लोहा चबा जाओ। समझ में आ रहा है? अब दोनों ही हैं आयरन, लेकिन एक आयरन न्यूट्रिशन फॉर्म में है जो आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपके हेमोग्लोबिन को फॉर्म करेगा और आपके ब्लड को बढ़ाएगा, ब्लड लेवल को बढ़ाएगा आपके। लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है रबर की, तो बेटा रबर में भी सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे, कुछ ना कुछ जरूर होंगे। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी के अंदर भी मे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन माइन्यूट से होंगे जरूर शायद, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ग्लास के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, स्टोन के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे जो है बेटा इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता। अब जल्दी से पढ़ते हैं इसको।
देखो लिखा हुआ है कि द एटम्स ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ रबर आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, बट कॉपर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रबर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, यहां तक तो पूरा क्वेश्चन ही है, बिकॉज कॉपर हैज व्हाट, बताइए, कॉपर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, Electrons. हाँ, एंड दे आर हेल्ड लूजली टू ईच अदर बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। आप कह लीजिए कि ये एटम का जो उनका न्यूक्लियस होता है उससे थोड़े से कम बॉन्ड में होते हैं, इसलिए तो फ्री है। अब यार आप खुद सोचो, अगर कोई फ्री है कोई चीज तो मतलब उसके ऊपर बॉन्ड नहीं है किसी का, है ना, अगर बॉन्ड होता तो वो फ्री क्यों होता, सिंपल सी बात है। सो दीज फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉपर। ठीक है, तो कॉपर में अगर इलेक्ट्रिसिटी कल को फ्लो हो रही है तो वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बेटा फ्लो हो रही है। Whereas in rubber, रबर में क्या बोला जा रहा है, the electrons are under a strong influence of the nuclei of the atoms। ठीक है, रबर में क्या होगा, रबर के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल बंधे हुए हैं एक बॉन्ड के थ्रू, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग नहीं सॉरी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। देयर आर नो सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रबर, देयरफॉर द रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. अगला क्वेश्चन बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस पे समझ लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन आपको लगभग 2-3 मार्क्स के अंदर आते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि बाय व्हाट नेम इज अ फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड कॉल्ड। अब बताइए कूलम पर सेकंड क्या होता है बेटा? आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल्स टू IT, याद है? यहाँ लिख रहे हैं Q इक्वल्स टू IT, एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। तो आपसे कह रहा है कूलम पर सेकंड, यानी कि ये, अब देखो Q को यहीं रखो, ये वाले T को नीचे ले आओ, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? Q अपॉन T क्या बोलते हो? Q अपॉन T ही तो बेटा कूलम पर सेकंड है, और ये क्या है? I का मतलब एम्पियर। तो बेटा ये किसकी यूनिट हुई? ये एम्पियर, यानी कि ये करंट की यूनिट हुई। तो कूलम पर सेकंड एक्चुअली में क्या होता है बेटा? दूसरे वर्ड्स में एम्पियर ही होता है। ठीक है, और इट इज डिफाइंड, आपसे बोला है कि कॉल्ड क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट्री चार्ज E। ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, विद अ वैल्यू ऑफ 1.602 × 10⁻⁻⁻19 इन 1 यूनिट। ठीक है, एक्चुअली में अगर आपसे कभी पूछे कोई कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है, तो आप चुपचाप बोल दीजिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आपका आंसर है 6.125 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों अलग अलग बातें, याद कर लीजिए इनको प्लीज। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो 6.125 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये लगभग 1 कूलम से बहुत ज्यादा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी ज्यादा कह रहा हूँ, बहुत कम है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 है। देखो ना, पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है तो वो चीज उतनी कम हो गई ना, तो याद रहेगा। Yes, sir. व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड? फ्लो ऑफ चार्ज को बेटा क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पहले बता चुका हूँ मैं आपको ये चीज। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज को बेटा हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। So electric current is defined as the rate of flow of negative charges in the conductor, or it can also be defined as, ठीक है, as the continuous flow of electrons in the electric circuit। यश बेटा ये गलत बात मत करिए प्लीज, आपको होस्टिंग नहीं दी जा सकती, और आप होस्टिंग के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो? मत करो प्लीज, पढ़ने आए ना, प्लीज पढ़िए चुपचाप। क्यों आप लोग कभी पेन चलाने लगते हो, कभी ये सब बेकार के काम करते हो। देखो नेक्स्ट, व्हाट एक्चुअली ट्रैवल्स थ्रू द वायर्स व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट। जब आप लाइट को ऑन करते हो तो ऐसी कंडीशन में कौन ट्रैवल करता है वायर के थ्रू? बताइए। Electrons, sir. इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, या फिर कह लीजिए करंट ट्रैवल करता है। ठीक है, याद रहेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को अगर आप ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करने लगेंगे। आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीट इन द सेंस कि वो वाला हमने खत्म कर लिए थे। ठीक है, आई गेस वो क्वेश्चंस कितने थे एक बार देख लेते हैं। वो 23 क्वेश्चन थे, हमने 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अब यहाँ से आपके आई गेस ये 35 क्वेश्चंस की एक और एक्सरसाइज है आपके लिए। चलिए हम चौथे पे आ गए हैं। विच पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर? बताइए कौन से पार्टिकल्स होते हैं? पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन,
ठीक है, ये सब आपके Electrons, sir. तो जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे करंट को, तो ऐसे पार्टिकल्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। और वो भी इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हालांकि नॉर्मल पूछा गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल नहीं होता, पार्टिकल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही है। वो अलग बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा, या आप कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस उस पर नहीं है न्यूक्लियस का, इसलिए वो फ्री है, और फ्री है तो इसलिए हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार का क्या है? पार्टिकल ही है। ठीक है, कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे जो पोटेंशियल आप कह लीजिए डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर करंट की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आगे, in which direction does conventional current flow around a circuit? In which direction do current electrons flow? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सर्किट में बेटा करंट फ्लो करेगी, तो करंट हमेशा बेटा कैसे फ्लो करती है? बताओ एक बार। To negative. Positive to negative. हाँ बेटा, Positive पॉजिटिव to negative. टू नेगेटिव। ठीक है, और बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? Negative to नेगेटिव positive. टू पॉजिटिव। बस बेटा उसने वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया एक थ्योरी की फॉर्म में, तो बस ये चीज है। देखो, तो ये जो बोला ना कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्लो करते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर समझ में? और जो डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो is from negative terminal to positive terminal in the battery. The flow of electrons is usually in the opposite direction of the conventional current. ये बहुत बड़ी बात है बेटा। ऐसे में ये आपसे पता है क्या पूछ सकता है? ये ऐसे में fill in the blank आपसे बना के पूछ सकता है, या true false में पूछ सकता है। वो आपसे क्या देगा कि electrons flow in the same direction of conventional current। बताइए true की false? False. false, क्योंकि सेम डायरेक्शन ना होके बल्कि बेटा क्या होती है? डिफरेंट। मैं आपको अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अभी हम चाह रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस और ज्यादा देख लें, तो मैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में करंट खत्म होने से पहले ये पोलैरिटी पूरी समझाऊंगा कि ऐसे क्यों होता है। ठीक है, डोंट वरी। अभी के लिए बस याद कर लीजिए, कन्वेंशनल करंट बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Which of the following equations shows the correct relationship between electrical units? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एम्पियर को बोला जा रहा है कि 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, और यहाँ बोल रहा है कि 1 कूलम होता है 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है कि फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू IT। ठीक है, और हमें कहता है कि करंट के लिए फॉर्मूला बनाओ। तो अगर हम यहाँ से करंट के लिए फॉर्मूला बनाए तो बेटा I इक्वल्स टू क्या निकलेगा? Q अपॉन T निकलेगा ना। और Q की यूनिट क्या होती है? कूलम। और T बेटा टाइम, एमकेएस यूनिट में क्या होता है? सेकंड होता है। कभी भी इसको मिनट और घंटों में अगर आप देखो, मिनट से आवर्स में, तो बेटा सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जो टाइम होता है ना उसको हम किस में रखते हैं? हमेशा एमकेएस में रखते हैं। इवन टाइम ही नहीं बल्कि सभी यूनिट्स को यूजुअली हम एमकेएस में रख के सॉल्व करते हैं। तो कूलम पर सेकंड बेटा आ गया। ठीक है, और आप जानते हो कि एम्पियर एक्चुअली में क्या होता है बेटा? कूलम पर सेकंड ही तो होता है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? I इक्वल्स टू Q अपॉन T होना चाहिए ना। तो आप देखो 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? 1 कूलम पर सेकंड। बेटा यही सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड होगा। सही है? यस सर। ओके बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हो टॉपिक के अंदर सारे बच्चे? Yes, sir. इसीलिए मैं स्टार्टिंग से आप लोग को धीरे धीरे लेके चला था। मैंने कहा था ना कि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत बेहतर फील करोगे अपने आप को। तो ये सिर्फ उसी चीज के लिए, इसलिए बेसिक्स में बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इससे वाहियात क्वेश्चन नहीं हो सकता, बताइए। एम्पियर। Ampere. How many milliamperes are there in 1 ampere and how many microamperes are there in 1 ampere? बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मिली होता है, ठीक है, जो मिली है बेटा, मिली का मतलब क्या होता है? 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, अगर हम बात, या आप इसको ऐसे समझ लो कि 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर कह लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे समझो। चलो कोई नहीं, इसको मैं हटाता हूँ पहले। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, अगर हम 1 मीटर की बात करें तो बेटा 1 मीटर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और ऐसे ही बेटा 1 मीटर में, ठीक है, 10 लाख कह लीजिए, या 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या होते हैं बेटा? माइक्रोमीटर होते हैं। याद रखो यहाँ पे माइक्रोमीटर की मैंने बात करी है।
ऊपर मिलीमीटर था, ये मिली है, ये माइक्रो है। तो ये बात आपको शायद पता होगी मेरे ख्याल, है ना? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं या 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर्स होते हैं, ये बात शायद आप जानते हो। बस यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे उसने एम्पियर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम 1 एम्पियर की बात करेंगे तो 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर? ऑफ कोर्स 10 की पावर 3 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। क्लियर हो गया? और ऐसे बेटा 1 एम्पियर में अगर हम माइक्रो की बात करें तो बेटा 10 रेज़ टू पावर 6 क्या हो जाएंगे? माइक्रो एम्पियर हो जाएंगे। तो सेम चीज ही तो है मेरे ख्याल से। क्लियर है? Yes, sir. याद कर लीजिएगा, सिंपल चीज है ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। कभी वो आपसे बोलेगा कि भाई करंट निकालिए कि सर्किट के अंदर कितनी करंट है, तो जो आपका आंसर मान लीजिए कुछ बड़ा सा आ जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है बेटा? ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा करंट आ गया 2, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मान लीजिए इतने एम्पियर आ गया। तो जब ये करंट हमारा आ गया है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आपको ये लिखना है तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 एम्पियर लिख लीजिए। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिख सकते हैं 25.678 मिली एम्पियर, तो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये 1 अपॉन में करके लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज मिली एम्पियर है ना, शॉर्ट यूनिट है। आगे बढ़े। Yes, sir. Which of the two is connected in series, एमीटर और वोल्टमीटर? आवाज आप लोगों को शायद थोड़ी सी क्लियर ना हो रही हो। क्लियर है क्या आवाज मेरी? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. थोड़ा Yes, बड़ा sir. गले में खारिश सी है आज, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए बस, ठीक है। हाँ, which of the two is connected in series, एमीटर और वोल्टमीटर? बताइए दोनों में से किसको हम सीरीज में लगाते हैं, एमीटर को कि वोल्टमीटर को? अच्छे से पढ़ा है मैंने Ammeter, sir. Ammeter. एमीटर को। बेटा एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है ना एमीटर का। कम होता है sir. हाँ, याद रखो बेटा, एमीटर का क्या होता है? बहुत लो रेसिस्टेंस होता है। और अगर लो रेसिस्टेंस होगा बेटा तो हम इसको किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे, ताकि जो करंट हमारे सोर्स से निकली है उसके सामने जो रेसिस्टेंस पड़े वो कम से कम पड़े। और अगर रेसिस्टेंस बेटा कम से कम है तो करंट बड़ी आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो यही रीजन है कि एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। It consists of very low resistance, whereas if I talk about voltmeter, so this is a particular measuring instrument which is used for the measurement of voltage or potential difference across two points in the terminal, and it is used in what? Parallel also. Why? Because it consists of very high resistance. Okay, and if it consists of very high resistance, that is why just to overcome its capacity we need to put it as parallel. आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर हाउ एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। अब आपसे कह रहा है फिर कंपेयर करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, एमीटर को किसमें? सीरीज में, और बेटा वोल्टमीटर को किसमें? पैरेलल में। देखो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है अगर, तो कितनी जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। वोल्टमीटर किसमें होगा? पैरेलल में। और बेटा एमीटर किसमें लगा दो? क्या सीरीज में लगा दो, ठीक है। चलो आगे। What do the following symbols mean in the circuit diagram? देखो ये आ ही गया, मैंने आपको समझाया था, ये बताओ क्या है, अभी कराया था थोड़ी देर पहले। अगर नॉर्मल रेसिस्टेंस आ गया, अगर नॉर्मल रेसिस्टेंस आ गया तो बेटा वो फिक्स रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर कभी रेसिस्टेंस को हम क्या कर दें, एक एरो से ऐसे दिखा देंगे, तो बेटा ये रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा बताओ? ये रेसिस्टेंस हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. और देखो बेटा ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये बेटा प्लग की होती है, इसको बोलते हैं हम प्लग की, प्लग की बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो द सिंबल इन द अबव मींस वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, इन द सर्किट डायग्राम। एंड सिंबल जो नीचे आपको दिख रहा है वो बेटा प्लग की बात करें, वो भी प्लग की कैसी बेटा? क्लोज है। क्लोज कैसे? देखो एक की ऐसे होगी, एक ऐसे बनी होगी। अगर ऐसे बेटा की बनी हुई है मतलब सर्किट ओपन है, मतलब आपने स्विच ऑन नहीं करा, अभी स्विच ऑफ है। लेकिन जब आप इसके अंदर एक ये ब्लैक कलर का डॉट बना दोगे बेटा, तो ये किस बात को शो करेगा? ये इस बात को शो करेगा कि सर्किट आपका क्लोज हो गया है, या फिर कह लीजिए प्लग जो की है आपकी वो ऑन है। सब क्लियर हो गया अब आपको? Yes, sir. ठीक है, ओपन है तो मतलब सर्किट ओपन है, अगर ये डॉट आपको दिख रहा है तो मतलब ये हो गया। अच्छा एक और भी होता है, उसको भी बना देता हूँ। देखो अगर कभी आपको इस तरह का दिखे सिंबल, लाइक ऐसा, तो ये भी बेटा की का सिंबल है। और अगर मान लो यही जो आपको ये दिख रहा है, अगर ये नीचे की तरफ हो जाए, लाइक ऐसे हो जाए, मतलब ये पहले ऐसे था, अब ये बेटा ऐसे हो गई,
अगर ये ऐसे हो गई मतलब ये की क्या है, यहाँ पे आपने प्रेस कर दिया मतलब सर्किट ऑन कर दिया है, और यहाँ पे सर्किट अभी ऑफ है, ठीक है, या ओपन है। आगे फिर हमारे सामने एक न्यूमेरिकल आता है, देखते हैं जल्दी से इसको। If 20 coulomb of charge pass a point in a circuit in 1 second, so what is the current in the flowing? है ना, आपसे कहता है करंट बताओ, तो बेटा करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन T, या फिर कह लीजिए Q इक्वल्स टू IT। ये तो पढ़ा अभी हमने इतनी देर से, है ना, यही पढ़ा। और यहीं से Yes, जब sir. आप करंट निकालोगे तो बेटा करंट की वैल्यू क्या निकलेगी, Q अपॉन T। अब अगर आपको करंट निकालना है बाबू तो क्या करेंगे बेटा, Q क्या है, चार्ज है, तो बेटा चार्ज कितना दे रखा है 20 कूलम, तो 20 कूलम ऊपर रखिए। और बेटा टाइम क्या है बेटा, टाइम बोल रहा है 1 सेकंड। अब आप जरा एक बार बस ये चेक कर लीजिए कि क्या जो आप ये देख रहे हो ये यूनिट्स एमकेएस में ही है, तो बेटा 20 कूलम बिल्कुल एमकेएस में है और 1 सेकंड बिल्कुल एमकेएस में है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, Ampere. एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा आपका 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगी सर्किट से। सो क्या आंसर होगा आपका, 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगी 20 कूलम्स से 1 सेकंड के अंदर। कर लेंगे, Yes, sir. आगे देखो एक और क्वेश्चन। ध्रुव बेटा क्लियर हो रहा है, यस सर। बाकी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी Yes, बच्चे sir. बताएं। बेटा हिमानी, कुसुम, हिमानी आप बेटा थोड़ा देर से ज्वाइन करे थे। कुसुम जी आपको क्लियर है बेटा, बोलो बेटा एक बार। स्मृति Yes, sir. क्लियर है ना बेटा सभी बच्चों Yes, को। sir. कुसुम बेटा आप भी एक बार अपने माइक को अनम्यूट करके बोल दो, क्लियर है अगर आपको तो। और हिमानी आप बेटा देर से आए थे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैनेज कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो बाबू, ओके ठीक है। A current of 4 एम्पियर flows around a circuit for 10 seconds। अब देखो क्या कह रहा है, इस बार उसने बोला कि भाई जो करंट है ना, करंट हमारा भाई एम्पियर में कौन होता है, करंट होता है, तो 4 एम्पियर बेटा इस बार हमको उसने करंट दे दिया। फिर क्या बोला उसने कि ये फ्लो करता है बेटा सर्किट से जिसमें 10 सेकंड तक फ्लो करता है, मतलब बेटा टाइम लिमिट उसने हमको दे दी यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए, तो आपने यहाँ पे ये भी लिख लिया 10 सेकंड्स का। हाउ मच चार्ज फ्लोज फास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट एट दिस टाइम, कुछ मत देखो, बस क्या बोला उसने, हाउ मच व्हाट, हाउ मच व्हाट, चार्ज। Charge. चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू IT. IT, बस पुट करिए, I के प्लेस पे बेटा 4 रख दो और T के प्लेस पे क्या रख दोगे आप, 10 रख दोगे। 10. बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होने वाला है बताइए, 10 इंटू 40 coulomb. 40, और बेटा Q है तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा कि चार्ज कितना निकलेगा, 40 कूलम का चार्ज निकलेगा 4 एम्पियर की करंट से जो कि 10 सेकंड तक फ्लो हो रही है। क्लियर है, देखो कितना आसान है, चीजें बहुत आसान होती हैं अगर आपने अंडरस्टैंडिंग से चीजों को पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। न्यूमेरिकल इतने आसान होते हैं सच्ची बताओ, अगर आपको चीजें क्लियर हैं, बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है। और बेटा स्कूल वाले जो टीचर्स होते हैं उनका ये सोचना होता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स कठिन लगते हैं, और लगते भी हैं। कठिन क्यों लगते हैं, क्योंकि उनका बेटा बेसिक्स ही नहीं क्लियर होता, सिर्फ इसलिए लगता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग को न्यूमेरिकल्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा न्यूमेरिकल्स करके, कॉन्फिडेंस एक फील कर पा रहे होंगे, बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा आगे देखो Yes, sir. जी। What is the current in the circuit if the charge passing each point is इतना in 10 सेकंड, बहुत इजी है। अब देखो 20 कूलम की बात हो रही है बेटा, तो Q हमको दे दिया उसने कितना 20 कूलम्स, ठीक है। और 40 सेकंड्स क्या होता है बेटा, टाइम होता है, 40 सेकंड्स दे दिया, हमसे कहता है बता दो करंट कितनी निकलेगी, व्हाट इज द करंट। तो बेटा अगेन फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, देखो उसी के साथ खेल रहे हैं, बस Q इक्वल्स टू IT यही फॉर्मूला, बस इसी के साथ खेले जा रहे हैं इतनी देर से। ये चौथा क्वेश्चन आप कर रहे हो इस पूरे फॉर्मूले का। तो जब I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है तो बेटा Q कितना गिवन है आपको 20, और बेटा नीचे टाइम कितना गिवन है 40, कैंसिल करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 हो जाएगा। तो जैसे बेटा 1/2 करेंगे तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 एम्पियर, क्योंकि क्या निकाल रहे थे, करंट निकाल रहे थे। क्लियर है बेटा, Yes, sir. 0.5 एम्पियर की करंट है जो कि 20 कूलम से निकलेगी 40 सेकंड के अंदर। आगे देखिए, अब फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, जल्दी से देखते हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। कहता है अ करंट इज अ फ्लो ऑफ व्हाट, तो करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। जी, फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है, देयर मस्ट बी अ क्लोज्ड सर्किट कह लीजिए, क्लोज्ड पाथ कह लीजिए, या कंप्लीट कर लीजिए क्लोज्ड पाथ कह लीजिए, क्लोज्ड सर्किट कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलो मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो मैं पीडीएफ में ही करेक्ट कर दूंगा। तो क्लोज का मतलब समझ रहे हैं ना, क्लोज सर्किट की बात हो रही है बेटा, अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो फिर करंट चलेगी कैसे,
आ रहा समझ में? Yes, sir. सो करंट इज मेजर्ड इन, बेटा करंट को किसमें मेजर करते हो आप? एम्पियर में। Ampere. यूजिंग एन Ammeter. एमीटर, बहुत बढ़िया। प्लेस्ड इन Series. सीरीज देखो कितना आसान है यार। चलो आगे। नेम अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, से अ बल्ब। आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, तो अगर मुझे ये मेजर करना है तो मैं किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए? बताइए, याद रखिएगा। दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है मेंटेन करना, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और एक होता है बेटा मेजर करना। अगर कभी ये दोनों में क्वेश्चंस आ जाए तो एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से देख लेना कि बेटा मेंटेन करने की बात कही गई है कि मेजर करने की बात कही गई है। तो बताइए क्वेश्चन में क्या करने की बात कही गई है? Maintain. मेंटेन। और बेटा मेंटेन कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को? सेल या फिर बैटरी? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? बैटरी होगा बेटा, बिकॉज ये मेंटेन कह रहा है। मेजर अगर लिखा होता मैं अपना आंसर वोल्ट मीटर कर देता, लेकिन क्योंकि मेंटेन लिखा है तो मैं अपना आंसर क्या करूंगा? बैटरी करूंगा। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को करना है, बट क्योंकि अब समय थोड़ा सा जवाब दे रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग, मतलब 16 के बी से हम लोग बाद में देख लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से उम्मीद है कि अब आप लोग कर पाओगे। देखो कुछ नहीं है, आपसे वोल्टेज पता है, आपको करंट पता है, टाइम दे रहा है, आपसे चार्ज की बात पूछी गई है, एनर्जी की बात पूछी गई है, तो बड़े आराम से कर सकते हो यार आप लोग, है ना। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको कल वाली क्लास में करा भी चुका हूँ, कल मतलब परसों वाली क्लास में। फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है, वो सब चीजें हैं, ये सब तो आप कर लीजिएगा इसको, है ना। चलो एक ये देख लो, ड्रॉ सर्किट सिंबल्स फॉर इतने इतने इतने, इन सब के लिए करना है। तो बेटा फिक्स रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? ये वाला सिंबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? बेटा ये वाला सिंबल। ठीक है, सेल किससे बनाते हैं? सेल के लिए एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, यही सेल है। बेटा बैटरी में क्या होगा? कई सारे सेल और ये सब जोड़ दोगे तो सब बैटरी बन जाएगी। ओपन स्विच का मतलब क्या हो गया? ओपन स्विच में आप ये कर दीजिए, ये ओपन स्विच है। और बेटा क्लोज में क्या होता है? क्लोज में ये कर दीजिए, ये होता है। कर लेंगे? Yes, sir. यस देखिए सर। आपके सामने सब है, ये देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे भी सिंबल आपको दिया जा सकता है ओपन का, या तो वो आपको ये वाला दे देगा की का, या फिर ये वाला दे देगा आपको की का, तो दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बुक्स में ये यूज करते हैं, कुछ में ये यूज करते हैं। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। ये स्विच को बता रहे हैं, याद रखो ये स्विच है और ये की है, लेकिन लगभग हम इन दोनों को सेम चीज के लिए ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि दोनों का काम सेम है, सर्किट को क्लोज या ओपन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्या अब हम लोग क्लास को एंड कर सकते हैं बेटा? किसी का कोई डाउट? No, sir. ओके No, sir. बेटा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई 9th के भी बच्चे हैं इस क्लास में, तो आप सभी बेटा फिर से रीज्वाइन करेंगे। मैं इस मीटिंग को एंड करूंगा और फिर से आप बच्चे सारे के सारे 9th वाले जो बच्चे हैं वो रीज्वाइन करेंगे। 9th के बच्चों की साइंस की क्लास वही 3 से 4 होगी। ठीक है, ओके।